वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूँ बच्चों वेल्डिंग के ऊपर। तो मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वेल्डिंग के ऊपर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो ना प्रीवियस पेपर बेस्ड हैं बच्चों, ना वो किसी सिर्फ बुक से हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं लगभग सभी ना सभी पेपरों पे। तो चाहे वो कभी रिपीट हुए हों या फिर किसी बुक से बहुत ज़्यादा हर जगह हर बुक्स में देखने को मिले हों। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है बच्चों। ये कलेक्शन मैंने वेल्डिंग वाइज लगाया है, मतलब गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, सरमिट वेल्डिंग, ठीक है ना, सबका सेपरेट सेपरेट। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को लेते हैं। तो ये सेशन बच्चों मैं 2-3 सेशन में कंप्लीट कराऊंगा। आपको बस क्या करना है, ये पूरे ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ डालने हैं, समझ डालने हैं क्या क्या है। क्योंकि जब आप ये सेशन अटेंड कर लेंगे उसके बाद फिर आप आराम से इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और ये पीडीएफ की फॉर्म में कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइप होने का टाइम नहीं है अब टाइप कराने का, ठीक है ना। अब इस पीडीएफ को मैं आपको शेयर करूंगा। ये हैंड रिटन है बच्चों, तो हैंड रिटन आपके समझ नहीं आएंगे जब तक मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों मैं लेता हूँ यहाँ पे गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग को लेकर कुछ खास ऑब्जेक्टिव, आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पे बच्चों मैं आपको ऑब्जेक्टिव के ऑप्शंस नहीं दूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा, तो इसको एज इट इज आपको याद रख जाना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास पहला, एसिटाइलिन इज स्टोर्ड इन एसीटोन। एसिटाइलिन जो है वो एसीटोन में स्टोर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पे बच्चों कई सारे रीजन आपको दिए हैं, जैसे कि मैं पढ़ लेता हूँ कि पहला रीजन बोल रहा है कॉम्बिनेशन गिव्स अ न्यूट्रल एटमोस्फेयर। दूसरा रीजन बोल रहा है फ्री एसिटाइलिन फॉर्म्स एक्सप्लोजिव मिक्सचर। और तीसरा है एसीटोन इज अ चीपर केमिकल। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। तो बच्चों यहाँ पे आंसर याद रखेगा, एसिटाइलिन को एसीटोन में स्टोर, जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो एसिटाइलिन का सिलेंडर होता है, तो वो एसिटाइलिन को एसीटोन में क्यों स्टोर किया जाता है, बिकॉज एसिटाइलिन जब फ्री रखा जाता है तो वो एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर होता है। तो जब वो एसीटोन के साथ होता है तो वो एक्सप्लोजिव नहीं रहता है। तो यहाँ पे रखेगा फ्री एसिटाइलिन फॉर्म्स एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर। फ्री एसिटाइलिन फॉर्म्स एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं बच्चों, याद रखिएगा एसीटोन जो होता है एसिटाइलिन को सॉलिड फॉर्म में रहने से रोकता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि एसीटोन जो प्रेजेंट रहता है, जिससे कि वो क्या होता है, एक्सप्लोजिव कम हो जाता है, ठीक है ना, लेस एक्सप्लोजिव बन जाता है। टू मेक इट लेस एक्सप्लोजिव बिकॉज टू प्रिवेंट एसिटाइलिन टू गेट सॉलिडिफाई होने से बचाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों में लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि प्री हीटिंग किस तरह के मटेरियल में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी टेस्ट में ले चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी आंसर करने में, ठीक है ना। प्री हीटिंग ऑफ वर्क पीस इज एसेंशियल इन कास्ट आयरन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम याद रखेंगे प्री हीटिंग किस में रिक्वायर्ड है, कास्ट आयरन, क्लियर है। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है ऑक्सी एसिटाइलिन कट्स मेटल बाइट्स। तो बच्चों फ्लेम कटिंग की बात हो रही है कि ऑक्सीटाइलिन मेटल को कट करता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में आंसर मत करना, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखे हैं। पहला है एवेपोरेशन, फिर दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो कल हमने फ्लेम कटिंग पढ़ा था, फ्लेम कटिंग में चांसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। तो जल्दबाजी में ऑक्सीडेशन को टिक मत कर देना बच्चों, क्या पता इससे बेहतर ऑप्शन कोई नीचे हो। तो देखिए इससे बेहतर अगर हम जाएं तो बर्निंग, और बर्निंग से नीचे जाएं तो इंटेंसिव ऑक्सीडेशन। तो बच्चों देयर इज इंटेंसिव ऑक्सीडेशन, जो सेंट्रलाइज ऑरिफिस होता है, हमने कल देखा था, सेंट्रल ऑरिफिस, वहां से निकलता है प्योर क्वालिटी ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव ऑक्सीडेशन। तो सही आंसर रहता है इसका बाय इट्स इंटेंसिव ऑक्सीडेशन, क्लियर बच्चों। तो प्लीज ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते रहें जो मैं रिवाइज करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज बेस्ट कट बाय ऑक्सी कटिंग प्रोसेस। तो बच्चों ये भी हमने कल देखा था कि हमने क्या था, कास्ट आयरन एंड स्टील जो है वो बेसिकली इससे कट किए जाते हैं, सब तरह के जो हम मेटल हैं वो कट नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, ब्रास, माइल्ड स्टील, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों यहाँ पे कास्ट आयरन तो नहीं है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, माइल्ड स्टील। तो बच्चों आंसर रहेगा माइल्ड स्टील। बच्चों ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कुछ आपने करे हुए होंगे पहले से, कुछ आप नए देखोगे, लेकिन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको रटे पड़े होने चाहिए, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड माइल्ड स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है न्यूट्रल फ्लेम यूज टू वेल्ड मेटल लाइक।
न्यूट्रल फ्लेम जो है वो किस तरह के मेटल को वेल्ड करने के काम आती है। तो बच्चों हम लोगों ने जैसे पढ़ा था तीनों टाइप की फ्लेम पे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम वहाँ यूज़ नहीं करेंगे जहाँ ऑक्साइड, तो मतलब आयरन की फॉर्म के साथ ऑक्साइड फ्लेम को यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। जो ऑक्साइड मतलब जो आयरन की फॉर्म्स हैं वो हम करेंगे न्यूट्रल के साथ, तो ये हमने बताया था। सेम ऐसे रिड्यूसिंग के लिए भी बताया था। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सिर्फ इसलिए है बच्चों कि हमने जो ऑक्साइड के आपको रीज़न दिए थे वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। जो मेटल्स हमने बताए थे कि आपके पास कि ऑक्साइड आपकी जो न्यूट्रल फ्लेम है, कंफ्यूज हो गया दिमाग बोल बोल के, न्यूट्रल फ्लेम जो है वो न्यूट्रल फ्लेम को किस किस से वेल्ड कर सकते हैं, न्यूट्रल फ्लेम से क्या क्या वेल्ड कर सकते हैं बच्चों। तो जितने भी एग्जांपल हमने लिखाए थे, दिक्कत यहाँ है कि वो सारे ऑप्शन यहीं पर अवेलेबल हैं। अब देखिए, अब प्रॉब्लम आती है कि हमने स्टेनलेस स्टील भी लिखा है, एल्युमिनियम भी लिखा है, कास्ट आयरन भी लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं इसलिए बच्चों यहाँ पे ले रहा हूँ कि आपको आंसर किस हिसाब से करना है ये आपको तय होना चाहिए। तो इन चीज़ों के पीछे लॉजिक मत ढूंढिएगा ऐसे क्वेश्चंस के पीछे कि अब ये ऐसा क्यों है, लेकिन आपको आंसर क्या करना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। कि देखिए, न्यूट्रल फ्लेम यूज टू वेल्ड मेटल लाइक, अब स्टेनलेस स्टील भी होता है बच्चों, एल्युमिनियम भी होता है, कास्ट आयरन, तीनों को हम न्यूट्रल फ्लेम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन सबसे कम होता है लेकिन फिर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए स्ट्रक्चर स्टील भी लिखा जाता है, कभी कभी ये स्ट्रक्चर स्टील भी लिखा सकता है। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर ये तीन ऑप्शन आते हैं तो पहली प्रेफरेंस आप स्ट्रक्चर स्टील को ही दें, ठीक है ना। अगर ये दो ऑप्शन आते हैं तो सेकंड प्रेफरेंस आप एल्युमिनियम को ही दें, और अगर ये आते हैं तो थर्ड प्रेफरेंस आप कास्ट आयरन को दें। तो मतलब जब इनमें से पूछा जाएगा तो आप स्टेनलेस स्टील को पहले सेलेक्ट करें, और अगर कहीं पर एल्युमिनियम आता है तो सेकंड प्रेफरेंस एल्युमिनियम को दें, कहीं पर कास्ट आयरन आता है तो थर्ड प्रेफरेंस आप कास्ट आयरन को दे सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर बोलता है कि न्यूट्रल फ्लेम से किस तरह के मेटल वेल्ड करते हैं, तो अगर वहाँ पे स्टेनलेस स्टील है बच्चों तो पहला ऑप्शन आपको यही टिक करना है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड और थर्ड तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर करेंगे स्टेनलेस स्टील, ठीक है बच्चों। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, आंसर सीधा सीधा आप याद रखें, क्योंकि कंसेप्ट तो आप समझते हैं, लेकिन कई बार ऐसे कंपैरिजन क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत आती है कि बेस्ट आंसर क्या टिक करें। तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको। तो आंसर रखिएगा बच्चों ए, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ये भी हमने पहले लिया है क्वेश्चन, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर इन केस ऑफ गैस वेल्डिंग अकर्स एट। तो बच्चों हर एक को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर गैस वेल्डिंग में कहाँ होता है, इनर कोन का। कहाँ होता है बच्चों, एट इनर कोन। तो ये तो लगभग मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता ही होगा, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबशन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ C2H2। क्या बोल रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कंप्लीट कंबशन के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा पर यूनिट ऑफ एसिटिलीन में। तो बच्चों आप लोगों को रिएक्शन याद होगी कि एक बार 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी रिएक्शन में प्राइमरी रिएक्शन में 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, और सेकेंडरी रिएक्शन में 1.5 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है टोटल 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर क्या रहेगा, 2.5। तो बच्चों याद रखिएगा 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है हम लोग यूज करते हैं। चलिए बच्चों आगे नेक्स्ट सेशन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास यहाँ पे है कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है ना। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम मतलब रिड्यूसिंग फ्लेम की बात हो रही है, जिसको हम कार्बोराइजिंग फ्लेम भी कहते हैं, ठीक है ना, कार्बोराइजिंग फ्लेम भी कहते हैं। यूज टू कैरी आउट वेल्डिंग ऑन। तो बच्चों यहाँ पे जो मटेरियल के नाम दिए हैं आपको वो है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ग्रे कास्ट आयरन और एलॉय स्टील। माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ग्रे कास्ट आयरन एंड एलॉय स्टील। तो बच्चों यहाँ पे से आंसर आपको क्या टिक करना है, ये सब मैं बच्चों वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ कहीं ना कहीं हर एवरेज बच्चे को दिक्कत आती है, दैट इज कॉल्ड हाई कार्बन स्टील। तो बच्चों यहाँ पे आंसर टिक करेगा आप, दैट इज कॉल्ड हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेटिव हैं बच्चों पेपर में, इसलिए मैंने ये सब कलेक्ट कर रखे हैं। बस पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, आगे चलते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है रीहीटिंग ऑफ पास टू बी वेल्डेड एंड स्लो कूलिंग रिड्यूसेस। ये बच्चों हमने टेस्ट में क्वेश्चन लिया था, लेकिन मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, इसलिए इनको सेपरेटली लेके करवा रहा हूँ। तो इसलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया हमने। प्री हीटिंग ऑफ पार्ट्स टू बी वेल्डेड एंड स्लो कूलिंग। तो पार्ट्स की प्री हीटिंग और स्लो कूलिंग हमें क्या रिड्यूस करता है, तो बच्चों याद रखिएगा रिड्यूस रेसिडुअल स्ट्रेसेस, रेसिडुअल स्ट्रेसेस को रिड्यूस करता है,
और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन को। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ये दोनों चीज़ों को जो है वो रिड्यूस करता है हमारा, अगर हम प्री हीटिंग करते हैं पार्ट्स की और स्लो कूलिंग करते हैं, तो उससे हमारा रेसिडुअल स्ट्रेस और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन दोनों ही रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कॉमनली यूज्ड कौन सी फ्लेम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज की जाती है बच्चों? तो आंसर आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल फ्लेम, है ना। न्यूट्रल फ्लेम जो है सबसे कॉमनली यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे, ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय। ग्रे कास्ट आयरन किससे वेल्ड किया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, आर्क वेल्डिंग, टिग या मिग या गैस वेल्डिंग। तो बच्चों याद रखिएगा आंसर गैस वेल्डिंग। ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय गैस वेल्डिंग। ठीक है ना बच्चों, रीजन आपको इसका पता ही है, मैंने लिख दिया गैस वेल्डिंग। रीजन आपको इसका पता ही है, क्योंकि आपको क्या बताया हमने कि इसमें क्या होती है, प्री हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। प्री हीटिंग रिक्वायर्ड होती है उसे क्रैक वगैरह से बचाने के लिए, जो कार्बाइड फॉर्मेशन होती है उससे बचाने के लिए प्री हीटिंग जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, इन ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन प्रेशर इज अप्लाइड, फिलर मेटल इज यूज्ड, बोथ प्रेशर एंड फिलर मेटल इज यूज्ड एंड नाइदर प्रेशर नॉर फिलर मेटल इज यूज्ड। तो बच्चों सभी को पता है कि ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग में कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं होता है, तो प्रेशर अप्लाई वाले कुछ ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। ठीक है ना। अब बचता है फिलर मेटल यूज होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल बच्चों फिलर मेटल यूज होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, फिलर मेटल इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपके पास है, देखिए बच्चों पहला वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, जो फिलर मेटल वाला ये आपका एसएससी में भी आया था, कई सारे एग्जाम में आया, तभी तो मैंने बोल रहा हूँ इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बर्न्स एट अ टेम्परेचर ऑफ, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बर्न्स एट अ टेम्परेचर ऑफ। अब कई सारे टेम्परेचर आपने पढ़े हैं बच्चों उसमें, तो यहाँ पे पूछता है कि आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम किस टेम्परेचर पे बर्न होती है। तो बच्चों 1980, 3300 डिग्री सेल्सियस, 2800 डिग्री सेल्सियस, 2253 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन यूपी में भी आया है, उत्तराखंड में भी आया है, एचपी हिमाचल में भी आया है और आपके आरआरबी में भी आया है। तो याद रखिएगा आंसर है 3300 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड 33 100 डिग्री सेल्सियस। तो 3300 डिग्री सेल्सियस रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि कलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द फ्लेम। एक फ्लेम का कलर आइडेंटिफिकेशन दिया है कि उसका इनर कोन जो होता है वो लाइट ब्लू कलर का है 3300 डिग्री सेल्सियस, और आउटर फ्लेम जो होती है वो डार्क ब्लू की होती है। तो कभी ग्रे देता है बच्चों, कभी डार्क ब्लू देता है। ठीक है ना, तो सॉरी लाइट ब्लू के लिए कभी ग्रे देता है, कभी डार्क देता है। तो याद रखिएगा लाइट ब्लू बोले, ग्रे बोले, यहाँ पे सिंपल समझिएगा, इनर कोन लाइट ब्लू है बच्चों 3300 डिग्री सेल्सियस और आउटर फ्लेम डार्क ब्लू है आपका। तो ऐसी कौन सी फ्लेम कहलाएगी बच्चों? तो इसने अच्छी बात है कि टेम्परेचर भी दिया है, तो जिससे कोई कंफ्यूजन आपका और कम हो जाता है। तो ऐसा आंसर बच्चों कौन सी फ्लेम है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल फ्लेम। ये न्यूट्रल फ्लेम का कलर आइडेंटिफिकेशन है बच्चों। तो याद रखिएगा एज इट इज क्वेश्चन ये आ जाएगा, तो आंसर आपको क्या करना है, न्यूट्रल फ्लेम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हमारे पास, द कार्बोराइजिंग फ्लेम एज कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम इज। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम बच्चों न्यूट्रल फ्लेम के कंपेयर में क्या होती है? मोर ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब हो गया चमक जिसमें ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मोर ल्यूमिनस, लेस ल्यूमिनस, इक्वल ल्यूमिनस या अनप्रेडिक्टेबल। तो बच्चों ये आंसर याद रखेगा इसका, दैट इज कॉल्ड मोर ल्यूमिनस। ठीक है ना, ज़्यादा चमकदार होती है, मोर ल्यूमिनस होती है कार्बन की प्रेजेंट की वजह से। ठीक है ना, मोर कार्बन प्रेजेंस होता है इसलिए दैट इज कॉल्ड मोर ल्यूमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एज कंपेयर टू ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ठीक है ना, द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एज कंपेयर टू ऑक्सी। तो बच्चों याद रखिएगा ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का टेम्परेचर एज कंपेयर टू ऑक्सी एसिटिलीन, जैसे कि हमने कह रहे थे कि 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी होता है आपका ऑक्सी एसिटिलीन का टेम्परेचर। तो वो हमेशा याद रखिए ऑक्सी हाइड्रोजन का जो फ्लेम का टेम्परेचर होगा वो ऑक्सी एसिटिलीन के कंपेयर में हमेशा लेस होगा बच्चों, इज ऑलवेज इज लेस। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पूछता है बच्चों न्यूट्रल फ्लेम जो होती है, न्यूट्रल फ्लेम के कितने जोन होते हैं बच्चों? 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन। तो बच्चों याद रखिएगा न्यूट्रल फ्लेम के अपने पास सिर्फ होते हैं 2 जोन। न्यूट्रल फ्लेम हैज़ 2 जोन। और अगर कल के दिन पे कार्बोराइजिंग फ्लेम पूछे, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम अगर पूछता है बच्चों, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम हैज़ 3 जोन। ठीक है ना, कार्बोराइजिंग फ्लेम के होते हैं 3 जोन। तो न्यूट्रल फ्लेम के होते हैं बच्चों 2 जोन और कार्बोराइजिंग फ्लेम के होते हैं 3 जोन। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, कार्बोराइजिंग फ्लेम में आपको पता है कि इंटरमीडिएट जोन भी होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
इन फोर हैंड गैस वेल्डिंग टेक्निक द एंगल बिटवीन रॉड एंड वर्क इज, रॉड और वर्क के बीच में कितना एंगल होता है बच्चों? तो जिस तरह के हमें ऑप्शन मिलते हैं जनरली ये मिलते हैं 30, 45, 60 और हमें मिलता है 75। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे एंगल छाटने में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिए इन फोर हैंड गैस वेल्डिंग टेक्निक द एंगल बिटवीन रॉड एंड वर्क इज। तो आपको आंसर की के हिसाब से मैं प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, यहाँ पे आप आंसर क्या रखिएगा, दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछता है हमें फॉर वेल्डिंग मेटल लेस देन 5 mm थिक, 5 mm से कम थिकनेस वाले मेटल को अगर हमें वेल्डिंग करना है तो कौन सी वेल्डिंग टेक्निक जो है वो बेस्ट रिजल्ट देती है? तो बच्चों याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड फोर हैंड टेक्निक, दैट इज कॉल्ड फोर हैंड टेक्निक। ठीक है ना, समझ आई बात? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोस्ट हीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे फोर हैंड टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है द C2H2 एसिटिलीन स्टोर्ड इन सिलेंडर। एसिटिलीन जो है वो सिलेंडर में स्टोर होती है किस फॉर्म में बच्चों? गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो हमने कहा था कि अब जब इसे फिल करते हो तो चांसेस हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में जम जाए, तो जिसकी वजह से क्या एक्सप्लोजन का चांस और बड़ा खतरा बढ़ जाता है। तो हमने कहा था इसलिए ऐसे एसीटोन में स्टोर करते हैं जिससे कि वो किस फॉर्म में रहे? लिक्विड फॉर्म में रहे। तो याद रखिएगा बच्चों, स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म, इज स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे पूछता है बच्चों आपसे कि जो गैस टॉर्च होता है हमारा वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में, तो जो गैस टॉर्च होता है वो यूजली लाइटेड बाय, हम उसे जनरली किससे जलाते हैं, हम उसे किससे लाइट करते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा हम करते हैं बाय अ फ्रिक्शन लाइटर, फ्रिक्शन लाइटर से इसे लाइट करते हैं। और फ्रिक्शन लाइटर से क्यों करते हैं बच्चों? तो कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन लाइटर यूज़ करते हैं। जैसे कि एक तो ईजी टू ऑपरेट है ना, जैसे एक तो ईजी टू ऑपरेट है, चीप है बच्चों, ईजी टू ऑपरेट है, उससे लाइट करना, आपका इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है, जैसे ना, और स्पार्क इज क्रिएटेड वेरी फास्ट शॉर्ट ड्यूरेशन। सेकंड, इनिशियल कॉस्ट इज लो, लो उसकी कॉस्ट होती है। और थर्ड बच्चों सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमें अगर उससे लाइट करना है ना तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। तो जब हम फ्रिक्शन लाइटर जलाते हैं तो उससे क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है। तो स्पार्क जनरेट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है ना, तो उससे जो खतरा ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए स्पार्क जनरेट होता है, जिससे कि आपका टॉर्च जो है वो लाइट कर जाता है बच्चों, जिससे कि आपका टॉर्च जो है वो लाइट कर जाता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ बच्चों क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है नहीं तो हमारे प्रोडक्शन में। अब देखिए एक क्वेश्चन है, गैस टॉर्च इज यूजुअली ऑपरेटेड बाय लाइटेड फ्रिक्शन, ठीक है ना, हमने फ्रिक्शन लाइटर अभी बोला था, है ना, अभी पढ़ा हमने किससे जलाते हैं, फ्रिक्शन लाइटर से। तो अभी अब यहाँ पर रीज़न आ गया बच्चों कि फ्रिक्शन लाइटर से क्यों जलाते हैं, बिकॉज। तो अभी देखिए हमने अलग अलग पॉइंट पढ़े थे, तो अब यहाँ पे इन पॉइंट में ही कंपैरिजन आ गया कि फ्रिक्शन लाइटर से क्यों जलाते हैं। ईजी टू ऑपरेट होता है, शॉर्ट स्पार्क होता है, लो कॉस्ट होती है, या सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर होता है। तो बच्चों ये पॉइंट तो अभी हमने लिखे थे इस तरह के, बल्कि ये वाला पॉइंट भी उसमें था, वो तो मैं लिखना भूल गया, ये चौथा पॉइंट भी उसी में था। तो अब अगर इस तरह के पॉइंट लिखेंगे तो अब इनमें से कौन सा आंसर टिक करेंगे बच्चों? तो देखिए शॉर्ट स्पार्क, चाहे हम ईजी टू ऑपरेट बोलो या हम शॉर्ट स्पार्क बोलो या लो कॉस्ट, लो कॉस्ट तो चलो हटा दो, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ऊपर के जो दोनों पॉइंट हैं वो मेनली हम कर किसके ले रहे हैं भाई? शॉर्ट स्पार्क से सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, वो यही है ना कि सेफ रहेगा ऑपरेशन, है ना, छोटे टाइम के लिए स्पार्क रहेगा तो सेफ रहेगा। इजी टू ऑपरेट मतलब किसके लिए ऑपरेटर इजी होना है, ऑपरेटर के लिए। तो बच्चों कुल मिला के इन तीनों पॉइंट में जब इस तरह का कंपैरिजन पूछा जाएगा तो यहाँ पे आंसर, एक कॉमन आंसर क्या निकल के आएगा, ओनली डी ऑप्शन। क्या? सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर, बिकॉज ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर। तो बच्चों यहीं से सारी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए ध्यान रखने बच्चों, जब तक क्वेश्चन देखोगे नहीं तब तक आप सही आंसर कर पाओगे नहीं, ठीक है ना। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप कहोगे ये मुझे आता है, ये नहीं आता है। यहाँ आने ना आने की बात नहीं है, ये आपने करा हुआ है तो कर सकते हो, नहीं करा है तो गारंटेड गलत करोगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर। नाउ बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इन फोर हैंड गैस वेल्डिंग टेक्निक द एंगल बिटवीन टॉर्च एंड द वर्क इज। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन पूछा था बच्चों, टॉर्च एंड द रॉड के बीच में, है ना, एंगल बिटवीन, सॉरी, रॉड एंड वर्क के बीच में पूछा था हमने।
तो वहाँ पे हमने आंसर टिक किया था 30 डिग्री। अब यहाँ पे सेम पूछ रहा है वो टॉर्च और वर्क के बीच में, ठीक है, वहाँ रॉड और टॉर्च वर्क था, यहाँ टॉर्च एंड वर्क है। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों, टॉर्च एंड वर्क, और वो था रॉड एंड वर्क। तो यहाँ पे आंसर रहेगा बच्चों 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमने लिया था कि फॉर वेल्डिंग ओवरहेड जॉइंट, ओवरहेड जॉइंट को ज्वाइन करते समय आपको बताया था ना ओवरहेड जॉइंट क्या हुआ, इस तरह के जॉइंट हुए बच्चों जो ओवरहेड जॉइंट कहलाते हैं हमारे, जो इस तरह के जॉइंट होते हैं वो हमारे ओवरहेड जॉइंट कहलाते हैं। इस तरह के जो हमारे जॉइंट हैं, ठीक है, इस तरह के जो अंदर की साइड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी हमारा फ्लोर ऊपर का टॉप का जॉइंट है तो वो सब हमारे ओवरहेड जॉइंट कहलाते हैं बच्चों। तो इस तरह का कोई ओवरहेड जॉइंट आपको लगाना हो तो किस तरह की टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था, दैट इज कॉल्ड बैक हैंड टेक्निक, यूज इज बैक हैंड टेक्निक। तो याद रखिएगा बच्चों, बैक हैंड टेक्निक का यूज होता है फॉर वेल्डिंग ओवरहेड जॉइंट। ना बच्चों, अभी तक आपने देखा बच्चों गैस वेल्डिंग पे हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए। तो बच्चों ये सब क्वेश्चंस हमारे वो थे जो प्रीवियस पेपर में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं कहीं ना कहीं किसी पेपर में, तो वो सब क्वेश्चंस मैंने लिए, तो इसलिए हम इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट कह के चल रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चों और क्या टॉपिक हैं, जैसे थर्मिट वेल्डिंग की बात करें तो लास्ट कुछ ईयर्स में थर्मिट वेल्डिंग में क्या क्वेश्चन बने हैं, तो मुश्किल से बच्चों थर्मिट वेल्डिंग बड़ा छोटा टॉपिक है, तो मुश्किल से 7-8 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको करने हैं एटलीस्ट। तो चांसेस है कि जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से कोई आएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों यही है जो पेपर में आ जाता है कि सबसे ज्यादा इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टन मेटल इज पोर्ड, है ना, याद रखिएगा, मोल्टन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल, मेटल को ज्वाइन करने के लिए मोल्टन मेटल किस में पोर किया जाता है बच्चों, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, थर्मिट वेल्डिंग, आंसर हमेशा रहेगा थर्मिट वेल्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है बच्चों कि किस वेल्डिंग प्रोसेस में मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है मेटल को ज्वाइंट करने के लिए। नाउ अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ही, पर आप सभी को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इन थर्मिट वेल्डिंग एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर यूज इन द प्रपोर्शन, तो हमने क्या बोला, हमेशा आयरन ऑक्साइड को आपको ज़्यादा प्रपोर्शन में रखना है। तो जब ऐसे बोलेगा तो 1:3 रेशियो होगा, ठीक है ना। रेशियो मत याद रखो बच्चों, ये याद रखो कि आयरन ऑक्साइड हमेशा ज़्यादा में रखना है, क्योंकि अगर आयरन ऑक्साइड टू एल्युमिनियम बोलेगा, है ना, अगर आयरन ऑक्साइड टू एल्युमिनियम बोलेगा तो फिर आपको याद रखना है 3:1। तो दोनों में से कुछ भी बोले आप आंसर आराम से कर लें कि आयरन के साथ जो है आपको 3 टाइम्स लेके चलना है। क्लियर है ना बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों टेस्ट में लिया था, तो जिसने नहीं अभी भी पढ़ा है वो याद रखे, थर्मिट वेल्डिंग डिफर्स फ्रॉम अदर वेल्डिंग इन दैट। ये बच्चों ये सेशन याद रखिएगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका वेल्डिंग वीक है या वेल्डिंग में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, तो उसको तो सबसे बढ़िया है कि वो कम से कम ये क्वेश्चन तो कर ले। चांसेस हैं कि इनमें से कोई रिपीट क्वेश्चन, क्योंकि कई सालों से ये रिपीट होते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत वैल्यूएबल है। बाकी पढ़ें तो सभी इनको, मतलब इनको तो एटलीस्ट ना छोड़ के जाएं। तो क्या बोल रहे हैं, थर्मिट वेल्डिंग डिफर्स फ्रॉम अदर वेल्डिंग इन दैट, तो थर्मिट वेल्डिंग बाकी वेल्डिंग प्रोसेस से डिफर क्यों करता है, अलग क्या है, तो याद रखिएगा ये सब आंसर नहीं है। इट डजंट यूज हीट, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, दैट इज रॉन्ग। लेस टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है। डजंट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड, ये बात तो सच है, लेकिन ऐसा सिर्फ अकेला थर्मिट वेल्डिंग ही नहीं है। अगला है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर वेरी हाई टेम्परेचर, तो याद रखिएगा बच्चों यही बात है, इन दैट इट एम्प्लॉयज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन for very high temperature, for very high temperature। अब यहाँ पे पूछता है बच्चों थर्मिट वेल्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ, अब ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कई बार, वो तो ये है कि इस वाले में ऑप्शंस अच्छे हैं तो आपको आंसर करना आसान है। वो कहता है थर्मिट वेल्डिंग किस तरह की वेल्डिंग की फॉर्म है, तो बच्चों आप सभी को पता है वो केमिकल वेल्डिंग की फॉर्म है, तो रेजिस्टेंस तो है नहीं, गैस वेल्डिंग वो है नहीं, फोर्ज वेल्डिंग वो है नहीं, तो फिर आंसर क्या बचा बच्चों, फ्यूजन वेल्डिंग, और इज अ फॉर्म ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग को लेके भी बच्चों बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए मैं सेशन ले रहा हूँ कि सारे फ्यूजन वेल्डिंग जो है वो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर हो जाए जिसका आंसर आपको स्ट्रेटली याद रखना है।
लास्ट बच्चों सालों पुराना क्वेश्चन है, बाय विच वेल्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स कैन बी डन। तो बच्चों बाय विच वेल्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स कैन बी डन, दैट इज योर थर्मेट वेल्डिंग। तो अब देखा बच्चों आपने कि हम पढ़ चाहे कितना मर्जी लें, ठीक है ना, पढ़ चाहे कितना मर्जी लें, ये मैं थोड़ी सी रियलिटी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता भी है ना कि आरआरबी का पेपर कोई ज़्यादा अलग टाइप का तो आना नहीं है। तो अगर आप पढ़ कितना भी लें, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अब मैं बोल रहा हूँ ना आपको 4-5 साल में थर्मेट वेल्डिंग में 1 2 3 4 5 ही क्वेश्चन हैं जो रोटेट होके चल रहे हैं। कभी कोई पूछ लेता है, किसी साल कोई पूछ लेता है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि थर्मेट वेल्डिंग में आपको कुछ नया क्वेश्चन निकाल के पूछ लेगा वो, ऐसा तो बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आप याद रखें बच्चों, दैट इज योर थर्मेट वेल्डिंग। चलिए बच्चों यहाँ पे अब ले रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चंस रेजिस्टेंस वेल्डिंग के, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आज तक क्या क्या पूछा गया है। यहाँ थोड़ा सा वैरायटी ज़्यादा है बच्चों, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो लगभग वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है ना। बट इतने भी ज़्यादा नहीं है, टोटल मिला के 15-14-15 क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड रहे हैं, तो उनको मैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोजेक्शन वेल्डिंग किस तरह का वेल्डिंग है। तो बच्चों ऑप्शन वही रहते हैं जो हर बार रहते हैं, दैट इज कॉल्ड, दो ऑप्शन में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मल्टी स्पॉट और एक होता है कंटिन्यूअस स्पॉट, ठीक है ना। तो आपको याद रखना बच्चों, मल्टी, जब हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग की बात करते हैं तो प्रोजेक्शन मतलब कुछ इस तरह की वेल्डिंग हुई, जब हम इम्बॉसिंग करते हैं ना, तो इस तरह की वेल्डिंग होती है जहाँ पे हम इम्बॉसिंग के थ्रू प्रोजेक्शन निकाल के रखते हैं, जिससे कि हमें इंडेंट ना करना पड़े, आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेटल मेल्ट होके जो है वो स्पॉट बन जाए। तो ये होते हैं मल्टी स्पॉट, जहाँ एक साथ कई सारे स्पॉट बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्पॉट। तो इसको बोलते हैं बच्चों मल्टी स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है ना, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। और याद रखिए अगर आपको कंटिन्यूअस स्पॉट बोलता है तो कंटिन्यूअस स्पॉट मतलब सीम वेल्डिंग, कंटिन्यूअस स्पॉट मतलब सीम वेल्डिंग। तो ये दोनों यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं, क्लियर है, ठीक है ना बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रोसेस इन विच टू पीसेस टू बी ज्वाइंड आर ओवरलैप एंड प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। वो वेल्डिंग प्रोसेस जो दो पीस के बीच में ज्वाइन, दो पीस मेटल प्लेट को ओवरलैप करके ज्वाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ बच्चों मैंने, मेरा लेवल टफ या इजी से नहीं है, ठीक है ना, मेरा मतलब बिल्कुल टफ या इजी से नहीं है कि ये क्वेश्चन टफ है या क्वेश्चन आसान है। मैं सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो प्रैक्टिकल, मतलब आपके क्वेश्चन आए हैं पेपर में। पिछले 5 सालों के पेपर को अगर मैं देखता हूँ तो किस किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनका मैंने एक कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब चाहे वो आपको आसान लगे या टफ लगे, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड। जो इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर है वो कब रिलीज करते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी पूछा था बच्चों उस दिन टेस्ट में, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा से, ठीक है ना। तो आपको बताया था मैंने SWHO, ठीक है ना। तो प्रेशर हम कब रिलीज करते हैं, तो प्रेशर रिलीज करते हैं हम जब हमारा वेल्ड हो जाता है, और वेल्ड होने के बाद जो कूलिंग हो जाती है उसके बाद हम ऑफ कर देते हैं। तो मीन्स आफ्टर वेल्ड कूल्स, तो ये भी हमने वहाँ भी लिया था, दैट इज आफ्टर वेल्ड कूल्स, ठीक है ना। वेल्ड के ठंडा होने के बाद हम प्रेशर को रिलीज करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछता है, द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसको हम ERW भी बोलते हैं बच्चों, ERW, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इज रेगुलेटेड बाय चेंजिंग दी। जो अमाउंट ऑफ करंट होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिंग वेल्डिंग में, वो हम किसके चेंज करने से रेगुलेट कर सकते हैं उस करंट को। तो बच्चों पहला ऑप्शन है इनपुट सप्लाई, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, थर्ड है सेकेंडरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर, दैट इज कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कंडीशन से आप करंट को जो है रेगुलेट कर सकते हो, तो मतलब सभी इसके आंसर हो जाते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो मतलब ये सारे पॉइंट जो है वो इसकी रेगुलेटरी कंडीशंस कहलाती हैं टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑपरेट्स इन, किस कंडीशन में ऑपरेट होता है बच्चों। तो ये भी हमने टेस्ट में लिया था, हाई करंट एंड लो वोल्टेज, हाई करंट एंड लो वोल्टेज। तो बच्चों ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
ये क्वेश्चन मैंने बच्चों टेस्ट में ले लिया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ऑलरेडी 3 बार पेपर में आ चुका है। 2 शीट्स ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी वेल्डेड बाय चेंजिंग, तो ये आपको बताया था मैंने, चेंजिंग दी साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बच्चों, इलेक्ट्रोड का साइज जो है वो थिकनेस के बेसिस पे डिसाइड होता है। यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है ना, थोड़ा छोटा हो गया बच्चों साइज, आपको आई थिंक दिख तो जाएगा, कोई बात नहीं, बाकी मेरे पास कुछ ऑप्शन और भी है। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेजिस्टेंस बिटवीन, किस किस के रेजिस्टेंस के बीच में हीट जनरेट होता है, तो बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस के गैप के बीच में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। दूसरा होता है बच्चों टू डिसिमिलर मेटल इन कॉन्टैक्ट या इंटरएटॉमिक फोर्सेस, और सही आंसर क्या होता है बच्चों कि दो प्लेट होती है, उन 2 प्लेट के बीच का जो गैप होता है, एयर गैप, उसके बीच में जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वहीं पर हीट जनरेट होती है, तो कहते हैं अ गैप बिटवीन टचिंग प्लेट्स, अ गैप बिटवीन टचिंग प्लेट्स, टचिंग प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसमें जो है बच्चों ये हमारा क्रिएट होता है। 1-2 क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वो आपको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टेस्ट में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पॉट वेल्डिंग जो है वो मोस्ट सुटेबल किस तरह के पार्ट्स के लिए है या कितने थिकनेस वाले पार्ट्स के लिए है, तो आपको याद होगा ऑप्शन था 15, 30, 20 और 10, तो मैंने कहा था मिनिमम वाला सेलेक्ट करिएगा, दैट इज 10 mm, ठीक है ना, तो वही आंसर यहाँ पे रहेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोथ हीट एंड प्रेशर इज यूज्ड, ठीक है ना, हीट एंड प्रेशर इज यूज्ड, तो प्रेशर वेरीज फ्रॉम, प्रेशर कितने से कितने में वेरी करता है बच्चों, तो प्रेशर वेरी करता है, याद रखिए यहाँ पे kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑप्शन दिए हैं, 50 से 100, 100 से 200, 250 से 500 और 500 से 850। तो बच्चों रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो प्रेशर हम इलेक्ट्रोड्स में लगाते हैं वो प्रेशर वेरी करता है हमारा 250 टू 500, 250 टू 500 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हैं हमारे ओवरऑल क्वेश्चन रेजिस्टेंस वेल्डिंग के जो पेपर में रिपीटेडली आए हैं, तो इतने क्वेश्चंस में ही से ही रिपीटिशन हो रहा है बच्चों मोस्टली पेपर्स में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक गैस हम ये भी लेके चल रहे हैं। देखो एक तरफ तो हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों जितना ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो मैं टेस्ट में आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन एक तरफ आपको ये भी जानना जरूरी है कि कितना जरूरी करना ही करना है एटलीस्ट, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो अगर इसमें से कुछ रिपीट होता है या कुछ भी आता है तो बच्चों वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग कवर किया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कवर किया और गैस वेल्डिंग कवर किया। अब यहाँ पे एक सेपरेट पोर्शन आता है बच्चों आर्क वेल्डिंग, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और कवर करूंगा क्योंकि आर्क वेल्डिंग को मुझे अलग से कवर करना पड़ेगा। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है बच्चों जो साल 2 साल कई साल रिपीट अलग अलग आए हैं, तो वहाँ पे कम से कम ऐसे 20-30 क्वेश्चन और हैं जो रिपीटेडली पेपर में आए हैं, तो उसको मैं सेपरेट लेक्चर में कवर करूंगा क्योंकि वो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक हम और ले लेते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। चलिए बच्चों सोल्डरिंग ब्रेजिंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं बच्चों जो सोल्डरिंग ब्रेजिंग के काफ़ी रिपीट हुए हैं, और मुझे लगता है कि अगर कल के दिन पे रिपीट हुआ तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन होगा। तो आइए यहाँ पे बात करें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल इन ब्रेजिंग शुड बी अबव। तो बच्चों आप सभी को पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल ब्रेजिंग में क्या होता है, किससे ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए रहते हैं बच्चों 420, 600, 1500, 800, ठीक है ना। 427 से हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन दिए हैं 400, 420, 600, 800, 700, इस तरह के ऑप्शन हम लोग को दिए हैं। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा आंसर क्या है 420 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये मत समझिएगा कि 427 क्यों नहीं लिखा, मैं ऑप्शन के हिसाब से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है। ये बच्चों क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछता है कहीं पर भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन ब्रेजिंग, ब्रेजिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कौन सा होता है। तो ऑप्शन हमारे पास आते हैं बट जॉइंट, लैप जॉइंट, स्कार्फ मतलब इंक्लाइंड जॉइंट, या ऑल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो याद रखिएगा बच्चों बट जॉइंट, लैप जॉइंट, स्कार्फ, स्कार्फ मतलब हुआ बच्चों इंक्लाइंड जॉइंट, ठीक है, इंक्लाइंड जॉइंट या ऑल। तो बच्चों याद रखिएगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है हमारा होता है बट जॉइंट, दैट इज कॉल्ड बट जॉइंट, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड बट जॉइंट।
चलिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, द पर्पज ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग इज टू। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्टेट लेवल में तो आया ही आया है, साथ साथ डीआरडीओ में भी ये क्वेश्चन 2 बार आया है। कहता है द पर्पज ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग इज टू, ठीक है ना। फ्लक्स का पर्पज क्या है सोल्डरिंग में, तो बच्चों सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन में बोल देता हूँ, इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ सोल्डर, सोल्डर मेटेरियल की फ्लूइडिटी बढ़ाता है फ्लक्स, ठीक है ना। सेकंड हम बोले वॉश अवे द एक्स्ट्रा सोल्डर, जो एक्स्ट्रा सोल्डर है उस मटेरियल को बहा देता है। लोअरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्डर, सोल्डर के मेल्टिंग टेम्परेचर को कम कर देता है। या प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन, तो बच्चों सभी को आंसर पता है, इज टू प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन होने से बचाता है हमारा फ्लक्स। बाकी चीज़ें के लिए तो हम उसमें ऐड कर देते हैं चीज़ें, एडिटिव्स जो है, पर यहाँ पे जो फ्लक्स हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर ऑफन जॉइंड बाय, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जनरली हम किससे ज्वाइन करते हैं, तो ऑप्शन वही आता है आपके पास बच्चों, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, एडेसिव, वेल्डिंग। तो याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड सोल्डरिंग। सोल्डरिंग से जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है वो ज्वाइन करते हैं, सभी ने देखा भी है, तो इसमें आंसर किसी को कोई भूलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सोल्डर किसका एलॉय है, तो याद रखिएगा बच्चों, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। तो बच्चों याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना, जैसे मान लीजिए सोल्डरिंग ब्रेजिंग में, तो आपके माइंड में कभी भी आता है कि यार सोल्डरिंग ब्रेजिंग तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं रिवीजन नहीं कर पाया, तो जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह से आप तक ये पीडीएफ पहुंचे, तो बस इन क्वेश्चंस के थ्रू जाइए बच्चों आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसमें मैंने सब चीज़ कवर हो रखी है अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो 10-20 क्वेश्चन जो भी पेपर में आए हैं उनसे अपने आप कवर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि द टेम्परेचर रेंज ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेसेस। अब जैसा ये पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, द टेम्परेचर रेंज ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, अब आप 427 से ऊपर नीचे तो बड़ा आराम से बता देते हैं, लेकिन जब इस तरह की रेंज पूछी जाए तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए अगर आप पहले ऑप्शन को मानो छोड़ भी दें, आप कहेंगे ठीक है ये तो 100 तक है, कैंसिल कर दो, एक है 180 से 500 और एक है अराउंड 1000, तो 1000 को भी कैंसिल कर दो। अब ये कंफ्यूज हो जाता है बच्चों 300 से 500 या 180 से 500, ठीक है ना। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पे एक पर्टिकुलर आंसर पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो दैट इज यहाँ पे जो करेक्ट इन ऑप्शंस के हिसाब से जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों वो है 180 से 500 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसके पीछे भी कोई लॉजिकल रीजन मत लगाइए, दैट इज आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से। अगर इस तरह के ऑप्शन आपको दिखेंगे तो फिर आप आंसर याद रखना 180 to 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन ऑप्शन बेसिस है ये आंसर, ऑप्शन के बेसिस पे हम ये आंसर बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसको याद वैसे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो कॉमनली यूज फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग इज, ब्रेजिंग में कॉमनली यूज फ्लक्स हम किस लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन आता है स्लैग, लेड, CaCl2, दैट इज बोरैक्स। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों बोरैक्स, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर में, तो इसलिए ढंग से ध्यान रखेगा बोरैक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, द सोल्डरिंग आयरन इज हीटेड इन गैस फ्लेम अंटिल, सोल्डरिंग आयरन जो है वो आप हीटेड करते हो तो गैस इन अ गैस फ्लेम में हीटेड करते हो कब तक, जब तक बच्चों गैस फ्लेम का कलर मैंने टेस्ट में भी दिया था, गैस काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन भी था, लेकिन इसमें कन्फ्यूज मत हो बच्चों, याद रखो इसे क्या, गैस फ्लेम अपीयर्स ग्रीन इन कलर, गैस फ्लेम अंटिल गैस फ्लेम अपीयर्स ग्रीन इन कलर, ठीक है ना। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे बच्चों, वो ग्रीन कलर गैस फ्लेम का है, ठीक है ना, सोल्डरिंग आयरन का नहीं है, गैस फ्लेम का है। अब यहाँ क्वेश्चन बोलता है बच्चों, द सोल्डरिंग आयरन बिट इज मेड ऑफ, सोल्डरिंग आयरन बिट जो है वो किससे बनाई जाती है, तो याद रखिए दैट इज ऑफ कॉपर, द सोल्डरिंग आयरन बिट इज मेड ऑफ कॉपर। नेक्स्ट बच्चों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, द फ्लक्स इन ब्रेजिंग प्रोसेस इज यूज इन द फॉर्म ऑफ, तो बच्चों जो फ्लक्स यूज करते हैं हम ब्रेजिंग प्रोसेस में वो किस फॉर्म में यूज करते हैं, तो जैसे कि अभी हमने बोला था कि फ्लक्स कौन सा यूज करते हैं, बोरैक्स यूज करते हैं, तो वो किस फॉर्म में करते हैं बच्चों, पाउडर फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। तो याद रखिएगा इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, पाउडर की फॉर्म में वो बोरैक्स जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है बच्चों, सोल्डरिंग आयरन इज मेड ऑफ वेज शेप इन ऑर्डर टू रिटेन मोर हीट। याद रखिएगा सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसको हम वेज शेप का क्यों बनाते हैं, आगे से जो सरफेस होता है वो जैसे रॉड है आपकी इस तरह से, तो आगे का जो सरफेस होगा वो कुछ ऐसा वेज शेप में क्यों होगा बच्चों, तो याद रखिए टू रिटेन मोर हीट।
उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ऐसे में वेज शेप बना के टू रिटेन मोर हीट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हीट फॉर सोल्डरिंग प्रोसेस में जो हीट है वो सप्लाई किससे की जाती है। तो बच्चों आंसर हम बड़ी जल्दी कर देते हैं इसमें कि ए ऑप्शन रहता है सोल्डरिंग आयरन। तो हम यही समझते हैं कि सोल्डरिंग आयरन से जो है वो हीट सप्लाई की जाती है और आंसर ए टिक कर देते हैं और बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ते बच्चों, तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो जाता है क्योंकि बी ऑप्शन है इंडक्शन फर्नेस, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेथड। तो बच्चों हमने ये पढ़े भी नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पे सही आंसर कुछ और ही है, दैट इज डी एनी वन ऑफ दी अबव, एनी ऑफ अबव। तो बच्चों याद रखिएगा ये सब हमारे ऑर्थोडॉक्स मेथड हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं सोल्डरिंग आयरन में मतलब हीट जो सप्लाई करते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस में वो इन सभी मेथड के थ्रू कर सकते थे। तो इसीलिए हम लोग आंसर यहाँ पे टिक करते बच्चों एनी ऑफ दी अबव। तो फिर बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सर आंसर ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, ठीक है ना। यहाँ आंसर ये क्योंकि ये मेथड हमने पढ़े भी नहीं है, तो दैट इज डी रहेगा बच्चों करेक्ट आंसर। यहाँ पूछते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट क्लीनिंग इज नेसेसरी एट ब्रेज जॉइंट इन ऑर्डर टू, ठीक है ना। पोस्ट क्लीनिंग जो है वो ब्रेज जॉइंट्स में क्यों की जाती है, इन ऑर्डर टू किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बच्चों, स्केलिंग, ऑक्सीडेशन, क्लैगिंग या कोरोजन। तो बच्चों याद रखिएगा इन ऑर्डर टू अवॉइड कोरोजन, ठीक है ना। हमारी पोस्ट क्लीनिंग जो की जाती है वो कोरोजन को अवॉइड करने के लिए की जाती है। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे बच्चों पूछता है ZnCl इज यूज इन फॉलोइंग प्रोसेस। ZnCl बच्चों एक पेस्ट फॉर्म में होता है, वो किस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए बच्चों जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह में सोल्डरिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक पेस्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ZnCl। आपने देखा भी होगा एक छोटा सा डब्बा, ठीक है ना, यूज इन फॉलोइंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग में हम लोग एज अ फ्लक्स जो है वो यूज़ करते हैं ZnCl। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के। तो यही समझ लीजिए इतने समय से इतना कुछ है सोल्डरिंग ब्रेजिंग में, फिर भी क्वेश्चन जो है वो इस तरह के ही रिपीट हुए हैं पेपर में, ठीक है। तो अब बच्चों ठीक है आप कंटिन्यू टेस्ट दीजिए, बाकी जिसको क्विक करना है वो इस तरह से आराम से पढ़ के कर सकता है। क्लियर है ठीक है बच्चों। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किस किस के हो जाते हैं हमारे पास गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे रखूंगा वेल्डिंग का, जिसमें मैं आर्क वेल्डिंग के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा, जो काफी सारे हैं 30-40 क्वेश्चन हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्क वेल्डिंग के हैं। तो बच्चों यही क्वेश्चन है जो कलेक्ट हम लोगों ने किए हुए थे प्रीवियस पेपर पे बेस्ड, तो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं रिपीट होने के इस तरह के, और बिल्कुल क्लियर कट आप उनके आंसर ये याद रखेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।